वेलकम टू ई कक्षा दोस्तों। ई कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से हम हिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं और अगर आपने इससे पहले की हिस्ट्री की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिए मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा। इससे पहले हमने 4 वीडियोस की हैं जिसके अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी तरफ देखते हैं कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि इस चैनल के ऊपर जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी तो वो चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे और इस तरीके से कराई जाएगी कि आपको आसानी से वो चीज़ याद हो और आप ऑप्शन देखकर भी हिस्ट्री के क्वेश्चन कर सकोगे और आप कंफ्यूज नहीं होगे एग्जाम टाइम के ऊपर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ लिया था 2500 से लेके 1750 बीसी तक। और बीसी के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि जब बीसी की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, जैसे 2000 बीसी है, फिर उसके बाद 1500 बीसी आएगा, तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलता है। और एडी क्या होता है, एनो डोमिनी, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडी क्या होता है, एनो डोमिनी। एडी के केस में क्या होता है, जैसे नॉर्मल हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है, 100 200 300 400 ऐसी सीरीज चलती है। बीसी के केस में उल्टा चलता है। तो हमने पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया था, हरी ही रवि है, ये बात बिल्कुल सही है। और किसने ढूंढ के निकाला था, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदारो के बारे में कि बैनर लगते हैं, तो मैंने एक एक चीज़ आपको याद कराने की कोशिश की थी उस वीडियो में। अगर आपने वो ध्यान से सुनी है तो आप वो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। और हमारी कोशिश ये है कि आगे भी हम हिस्ट्री ऐसे कंटिन्यू करें। तो आईवीसी हमने पढ़ लिया था और आगे पढ़ने के लिए उससे पहले एक बार हम एक मैप देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे इसको। तो जैसे कि आपने देखा कि आईवीसी के बाद आता है वैदिक पीरियड, ठीक है, वैदिक पीरियड ये। अब इसकी ड्यूरेशन क्या थी, 1500 से लेके 600 बीसी तक। 2500 से 1750 पढ़ लिया, देन उसके बाद आता है वैदिक पीरियड, कहाँ से, 1500 से लेके 600 तक। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि अर्ली वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड। जो हमारा वैदिक पीरियड था जो 1500 से 600 के बीच में था, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला था अर्ली और दूसरा था लेटर। तो अर्ली वाले को हम ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं और उसकी ड्यूरेशन क्या थी, 1500 से लेके 1000 बीसी तक। अभी थोड़ा सा समझा रहा हूँ और इस आने वाले लेक्चर में जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे ट्रिक भी बताई जाएगी। लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप सुन लोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगी, तो उसमें ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब जब आपको आगे आप ये सुनोगे ना सारी की सारी, तो सुनने मात्र से ही, सिर्फ सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। तो वैदिक पीरियड के बाद हम उसके बाद जाएंगे महाजनपद पे। हुआ क्या, जब वैदिक पीरियड खत्म हुआ ना तो इंडियन हिस्ट्री में हम उसके बाद पढ़ते हैं महाजनपद। कितने थे वो, 16 महाजनपद बने, 16 स्टेट्स थी, उनके बारे में जाना जाता है। और उनमें से जो सबसे पावरफुल थी वो कौन सी थी, मगध। और मगध सबसे पावरफुल जो इमर्ज होके बाहर आई, वो क्यों आई, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो महाजनपद की जो ड्यूरेशन है वो 600 से लेके 325 बीसी तक है, मतलब 600 से लेके 325। और महाजनपद पढ़ने के बाद जैसे मगध जो किंगडम था जो सबसे पावरफुल निकला, उसके अंदर कौन कौन सी डायनेस्टीज आई वो उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे हरियाणा, शिशुनाग, नंद और मौर्य। और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। मौर्यंस जो थे, जो मौर्यन एम्पायर था, वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो लेकिन हम आपको पूरा का पूरा नहीं मतलब एक्सप्लेन करेंगे, हम सिर्फ टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे कि जितना हमको चाहिए सिर्फ उतना ही, जो हमारे एग्जाम में काम आए सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे। तो हरियाणा का डायनेस्टी थी, शिशुनाग थी, नंद, मौर्य, इनके रूलर कौन थे और कौन कौन सी कैपिटल थी किसके टाइम के ऊपर, तो हम ये सब पढ़ेंगे इसके अंदर। और मौर्यन तो बहुत ही बड़ा वो चैप्टर है, लेकिन उसको इतना डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ एसएससी ओरिएंटेड करके हम ख़त्म करेंगे। तो जब ये सब हो रहा था ना, महाजनपद जब बन गए थे, महाजनपद के साथ साथ एक टाइम था कि पैरेलल उस टाइम के दौरान रिलीजियस मूवमेंट भी चल रहे थे उस एरिया में। जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी, 4 काउंसिल्स हुई थी बुद्धिस्ट काउंसिल। किस किस ने कराई, कौन था उसका हेड, कौन से साल में हुई। पहली थी 483 बीसी में, देन 383 बीसी में हुई थी। तो ये सब हम पढ़ेंगे। और उसके बाद काउंसिल्स के बाद हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेस, मतलब बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक मैप बता रहा हूँ मैं आपको कि इसके बाद हम ऐसे ऐसे करके कंटिन्यू करेंगे। जब मौर्यंस का एम्पायर ख़त्म होने पे आया, पोस्ट मौर्य या फिर उस
जो ड्यूरेशन थी टाइम की उसको हम क्या बोलते थे, प्री गुप्ता या फिर पोस्ट मौर्य जो था वो 185 से 319 एडी तक था। मतलब बीसी वाला पार्ट जो था वो खत्म हो गया और एनो डोमिनी वाला वो वाला पार्ट हमारा स्टार्ट हो गया। तो पोस्ट मौर्य के बाद जो थे हमारे यहाँ पर नेटिव सक्सेसर आ जाते हैं। सक्सेसर क्या होते हैं, मान लो किसी ने राज किया, उसके राज के बाद जो बाकी लोग राज करते हैं उसे सक्सेसर बोलते हैं। तो वो दो तरीके के थे, एक नेटिव थे जो इसी जन्मभूमि के थे, इसी मतलब एरिया के थे, और कुछ लोग बाहर से आके जिन्होंने रूल करना शुरू किया। तो नेटिव के अंदर क्या क्या थे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो नेटिव थे, नेटिव में कौन कौन आते थे पोस्ट मौर्य के बाद, जब मौर्यन का राज खत्म हो गया तो जो हमारे ही इसी भूमि के जो लोग थे जिन्होंने राज किया उनमें से किस किस का नाम आता है, कानवा और सातवाहन। और जो लोग बाहर से आए थे उनके क्या क्या नाम थे, इंडो ग्रीक्स, ठीक है, फिर साकास, फिर आते हैं पार्थियन, फिर आते हैं कुशान। तो ये सब के सब मौर्यंस के बाद आए थे और इस पीरियड को क्या बोला जाता है, प्री गुप्ता भी या प्री गुप्त पीरियड भी इसे बोला जाता है। गुप्ता बोल लो, गुप्त बोल लो, आपकी मर्जी है। तो इस ड्यूरेशन में जब ये सब हो रहा था तो साथ ही साथ पैरेलली एक चीज और हो रही थी, संगम पीरियड। हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। देखो होता क्या है कि एक ही टाइम पे कई सारे रूलर राज करते हैं देश में। जो इंडिया एज अ मैप कंसीडर करो, वैसे तो इंडिया का जो मैप था उस टाइम पे डिफरेंट था, बट एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आज के टाइम में कितनी सारी स्टेट्स हैं हमारी, हर स्टेट में एक एक सीएम है ना, तो ऐसे ही होता था कि कई सारे उस टाइम पे राज्य होते थे और उन राज्यों के राजा होते थे। जैसे नॉर्थ वाला यार किसी और ने कब्जा कर रखा है, साउथ वाला किसी और ने कब्जा कर रखा है, तो एक ही टाइम पे कई सारे राज्य होते थे, उनके अलग अलग राजा होते थे, नॉर्थ वाला, साउथ वाला, ऐसे करके कई सारे। और इन्वेजन होते थे, कोई फॉरेन कंट्री से, मतलब फॉरेन कंट्री कह रहा हूँ यार, मतलब फॉरेन इन्वेजन, मतलब बाहर की जो एरिया था वहां से इंडिया में आकर राज करता है। और एक होता है जो इंडिया में ही रहते थे लेकिन उनके बाद जो लोग बचे उन्होंने राज किया, तो वो हो जाते हैं नेटिव। जो बाहर से आए हैं वो हो जाते हैं फॉरेन, जिन्होंने इन्वेड किया, ठीक है। तो ये तो था संगम पीरियड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, चेरास, चोलास, पांड्यास, ठीक है। ये सब भी हो रहा था एरिया में, एरिया वाइज, और ये भी हो रहा था, मतलब नॉर्थ में वो हो रहा था, साउथ में ये हो रहा था। तो जब हमारा ये गुप्ता पीरियड, जो गुप्त पीरियड है, जब ये पूरा हो जाता है, इसके क्या क्या रूलर थे, इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, और क्या इनके बाद कौन आए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे गुप्ता के बाद जो पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है उसमें वर्धन डायनेस्टी आती है, तो हम वो सब जानेंगे उसके बारे में कि उसके अंदर क्या क्या आता है। वर्धन डायनेस्टी के साथ साथ पैरेलली जो डेक्कन और जो साउथ इंडिया था उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक ही टाइम पे कई सारी जो रूलर थे वो राज कर रहे थे, तो इस हिसाब से एक ये रोड मैप समझ लो कि इंडियन हिस्ट्री को इस हिसाब से पढ़ेंगे तो समझना आसान हो जाता है। बुक में आप जब पढ़ते हो ना तो ये सारी चीज़ें सीरियल वाइज दी होती है, वहाँ से समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये अलग अलग एरिया में एक ही टाइम पे ये सारी चीज़ें हो रही थी, सारे पीरियड चल रहे थे। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और ऐसे ही पढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो हिस्ट्री के 4 डायमेंशंस होती है। जैसे पहली डायमेंशन क्या होती है, सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं, मतलब उस टाइम पे हमारा जो समाज था वो कैसा था। और दूसरी चीज क्या आती है, इकोनॉमी, कि उस टाइम पे अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसी थी। और फिर आती है पॉलिटी, कि उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कैसा था। इससे हमें हिस्ट्री की जो डायमेंशन है उनमें से, इन चारों में से अगर चारों के बारे में आपसे पूछा जाए तो सबसे पहली थी सोसाइटी, जो समाज के बारे में हमें बताती थी। फिर आती है इकोनॉमी, ठीक है, और इकोनॉमी से हमें किसके बारे में पता चलता है, अर्थव्यवस्था उस टाइम पे हमारी कैसी थी, भाई कैसे ट्रेड करते थे वो, क्या क्या करते थे, तो इससे पता चलता है। फिर आती है हमारी पॉलिटी, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी। इस टाइम पे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, उस टाइम पे कौन थे, ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस किस को मिला हुआ था। तो पॉलिटी एक डायमेंशन होती है हिस्ट्री की। फिर रिलीजन, धर्म,
कि अब देखो, अब इंडिया में हम सभी धर्मों को मान सकते हैं, ठीक है, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। उस टाइम पे लोग किस रिलीजन को फॉलो करते थे, क्या था? तो चारों डायमेंशंस में सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और रिलीजन आता है। हम जब भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए कि किस बिहाफ के ऊपर हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, हिस्ट्री को जान सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगा सकते हैं कि यार हमारे जो पूर्वज थे या जो हमारा इतिहास था वो कैसे था। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या आते हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है, इसके ऊपर आ जाओ। फिर आते हैं लिटरेरी सोर्सेज, फिर आते हैं अकाउंट्स बाय फॉरेनर, ठीक है। मतलब आर्कियोलॉजिकल के अंदर क्या आता है, जैसे अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल के अंदर, सबसे पहले आते हैं इंस्क्रिप्शन। पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे ना, बड़े मजेदार होते थे यार, शौक होता था उनको यार, जरा सी भी बात बोलनी है, अरे खंबे पे जड़वा देते थे, पत्थर के ऊपर लिखवा देते थे कि आने वाली जो लोग हैं, जो आने वाले लोग उनके बारे में जाने। बस मजे मजे में टाइम पास तो करना ही था, कुछ करने को होता नहीं था, आओ जी लगवा दो, दीवार पे चुनवा दो। राजा ने ये कहा, उसी टाइम सारे सेवक लिख देते थे, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन हो गए। इंस्क्रिप्शन क्या होते थे? चुनवा देना, जो भी उनके मैसेज होते थे। फिर होते थे कॉइन्स, करेंसी। करेंसी मतलब उस टाइम पे कैसी चलती थी? तांबे के होते थे, चांदी चलती थी, सोना चलता था। तो उससे हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। और सिक्कों के ऊपर, जैसे आज का आप सिक्का देखो तो उसके ऊपर ईयर लिखा होता है, एक सिंबल बना होता है और ये लिखा होता है कितने रुपए का था, ठीक है। और साथ में नोट के ऊपर लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इशू करता है। तो इससे हमें जो आने वाली, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी ना, उसको पता चलेगा। फिर होता है मॉन्यूमेंट्स। जैसे अब हम आज की डेट में भी घूमने जाते हैं, जो उन लोगों ने मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए थे, एंशिएंट वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मुगल ने बनाए थे, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, तो उससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ये पता चलता है कि वो कैसे आर्किटेक्ट थे, कैसे बनवाते थे, क्या क्या करते थे। और एक रूम नहीं होता था उस टाइम पे, कई सारे रूम होते थे। यहाँ पे मीटिंग होती थी, यहाँ पे जो है उनके सेना का जुगाड़ होता था, या जो भी जिस पर्पस के लिए उनके पास जो भी सोर्सेज थे वो उनको यूज़ करते थे। और मॉन्यूमेंट से पता चलता है, कॉइन से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। आसान भाषा में इसको समझते हैं, जैसे मान लो आज की डेट में आप चले जाओ, आज तो नहीं होता लेकिन आज से 5-6 साल या 10 साल पहले, तो आपको खंभों के ऊपर दिल बना हुआ मिलता था और उसमें एक तीर घुसा दिया देता था और उस पर लिखा होता था पिंटू लव्स बबीता या पिंटू लव्स चिंकी, तो ऐसे करके लिखा होता था। तो आज से आने वाले कई साल बाद जब लोग वो खंभा खोद के निकालेंगे तो पता चलेगा भाई ये एक प्रेम कहानी होती थी ये। फिर कॉइन्स, करेंसी के बारे में बात करते हैं। जैसे नोटबंदी हुई थी तो उसके पुराने 500 के नोट पे किसी ने लिख दिया सोनम गुप्ता बेवफा है, और सोनम गुप्ता ने पलट के नए 2000 रुपये नोट के ऊपर लिख के भेजा कि मैं बेवफा नहीं हूँ भाई, तू गरीब है इसलिए तेरे को मैंने छोड़ दिया। तो अब जब इतिहास में जब आगे जाकर वो नोट कहीं पे निकलेंगे तो वहां से भी पता चलेगा ये भी एक प्रेम कहानी थी। इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कि हमारे पूर्वज जो थे वो इतने समझदार थे कि नोटों के ऊपर अपनी आशिकी करते थे। फिर ठीक है, मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा खंबे भी लिख देते थे, ऐसे मॉन्यूमेंट्स में जाके मान लो 2500 BC में किसी ने, कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी ने पान की पीक मारी होती तो पता चलता है यार ये 2500 BC की है भाई, इसको संभाल के रखना, बहुत थूकते हैं ना यहाँ पे। तो इससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। मजाक कर रहा था, सीरियसली मत लेना। फिर आता है लिटरेरी सोर्सेस, मतलब किताबों से हमें पता चलता है यार, जो भी लिखा हुआ कुछ भी मिला हमें, जैसे रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। रिलीजियस में क्या क्या होता है? वेद होते हैं, पुराण होते हैं, और भी उपनिषद हो गए। इन सब से अब जैसे राजा अशोक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो राजा अशोक का भी नाम पुराणों में, वेदों में, इन यहाँ पर जो है कई जगह पे लिखा हुआ पाया गया है, ठीक है। और नॉन रिलीजियस में क्या हो गया? एंटरटेनमेंट, जैसे आपने पिक्चर देखी थी जोधा अकबर, ये जो राजा महाराजा होते थे ये अपनी अपनी कहानियां लिख के चले जाते थे, या कोई इनकी कहानियां लिख देता था। असली बात बता रहा हूँ, ये पूरी बातें नहीं बताते थे, ये जो भी होती थी वो तुम खुद समझ जाना। तो ये जो थे हमारे के सारे नॉन रिलीजियस थे। एंटरटेनमेंट, इनके ऊपर फिर बाद में पिक्चरें बनती हैं, आगे भी जाकर बनेंगी। जैसे और आज का टाइम इतना एडवांस हो गया है कि जो राजा राज कर रहा है ना, उसकी साथ के साथ ही पिक्चर रिलीज हो जाती है। फिर अकाउंट बाय फॉरेनर्स। अब होता क्या था, ये लोग यार जो बाहर से आते थे ना, इन्होंने सारी हिस्ट्री खराब कर रखी है हमारी। आते थे, देख कर चले जाते थे और अपने आप बता देते थे और लिख देते थे अपनी भाषा में। फिर हमें समझना मुश्किल हो जाता है, जो आने वाली जनरेशन है
कुछ समझ में ही नहीं आता यार, ये लिख कर क्या चले गए भाई, और फिर इनको ट्रांसलेट करवाओ। इनको बड़ा मजा आता था हमारा देश घूमने में, आज भी आते हैं। जैसे आज से थोड़े टाइम पहले आते थे, अरे यार बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ये है वो है, सफाई नहीं है, आज भी सांप मतलब वो बीन बजाते होंगे, ये है वो। तो इनके अपने ही रूल होते थे, अपने ही सिस्टम होते थे, अपनी कहानियाँ बना देते थे। और क्योंकि हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इनको भी ध्यान में रखना पड़ता है, तो सारी हिस्ट्री कंफ्यूजन में चली जाती है हमारी। तो ये तो थे सोर्सेज। अब होता क्या है, सबसे पहले जो इंस्क्रिप्शन राइटिंग शुरू की हुई, मतलब आर्कियोलॉजिकल जब हम सोर्सेज की बात करते हैं तो उसका एक पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन। तो ये शुरू किस टाइम पे हुई, किसने चुनवाना शुरू किया, तो वो सबसे पहले नाम आता है अशोक। अशोक कौन थे, मौर्यन किंग थे। अभी हम मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, तो ये वहाँ से आया। तो इन्होंने शुरू की थी कि खंभों के ऊपर लिखवा दिया, जैसे पिलर के ऊपर, फिर रॉक के ऊपर, बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर लिखवा देते थे, और कई बार तो केव्स के ऊपर भी, जैसे बराबर हिल्स है गया बिहार में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा रॉक हो गया, ये हमारा पिलर हो गया। अब इसमें भी दो तरीके के हमें हमारे लिए याद करने के लिए छोड़ दिया कि मेजर और माइनर। देखो मेजर माइनर इस हिसाब से नहीं होता था कि खंबा बड़ा है तो मेजर वो पिलर एडिक्ट हो गया, और छोटा है तो माइनर हो गया, या रॉक बहुत बड़ी है। ये टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होता था, मतलब किसी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो मेजर माना जाता है, और किसी के ऊपर छोटा सा एक दो लाइन में या कम लाइनों में लिखा है तो उसे माइनर हम एडिक्ट बोलते हैं। एडिक्ट मतलब चुनवा के जो हम रख देते हैं ना, उसे बोलते हैं। तो जो अशोक थे उस टाइम से शुरू हुआ था। अब क्वेश्चन क्या आता है कि विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन। कई बार पूछ लिया जाता है, हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि जब राजा अशोक ने वो जो इंस्क्रिप्शन जो लिखवाई थी, जो चुनवाए थे, वो कौन सी भाषा में थे, तो वो थी प्राकृत लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी, प्राकृत, ठीक है, इसको याद रखना। और अब होता क्या है, देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है लैंग्वेज और दूसरी क्या होती है, स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में अंतर क्या होता है, जैसे मैं इंटरनेट पे ढूंढ रहा था, मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था। जैसे होता क्या है कि स्क्रिप्ट जो एक ही लैंग्वेज को ना कई सारी स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर ये जस्ट एन एग्जांपल, डोंट टेक इट एनी अदरवाइज, मतलब किसी और वे में मत लेना। जैसे गुरमुखी होती है, इंडिया में क्या होता है कि जब हम पंजाबी लैंग्वेज को लिखते हैं ना तो गुरमुखी पंजाबी में लिखते हैं, ये मैंने पढ़ा था। तो और पाकिस्तान में इसको लिखा जाता है, आई थिंक शाहमुखी होती है, उस वे में इसको लिखा जाता है। लेकिन अगर एक इंडियन पंजाबी बंदा पाकिस्तानी पंजाबी बंदे से बात करेगा ना, तो जो वो बोल रहा है ना मुंह से, वो तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी पंजाबी बंदे को बोलेंगे यार कि तू इंडिया में वही पंजाबी गुरमुखी स्टाइल में लिख के दिखा, तो वो लिख नहीं पाएगा। जिस स्टाइल में वो लिखता है ना, वो उसे शाहमुखी ही आती है। ऐसे ही अगर इंडिया वाले को बोलें कि भाई तू बोल कर दिखा, वो बोल तो देगा लैंग्वेज को, पंजाबी लैंग्वेज दोनों बोल लेंगे। लेकिन इंडिया वाले को बोलने की गुरमुखी की जगह शाहमुखी में लिख कर दिखा। शाहमुखी क्या है, स्क्रिप्ट, गुरमुखी क्या है, स्क्रिप्ट, लेकिन लैंग्वेज क्या है, पंजाबी। सॉरी। तो जो लैंग्वेज है वो क्या है, पंजाबी, बट स्क्रिप्ट अलग अलग है। जो यहाँ वाले वो वहाँ की नहीं समझ पाएंगे, जो वहाँ वाले वो यहाँ की नहीं समझ पाएंगे। तो स्क्रिप्ट क्या होता है, मतलब एक लैंग्वेज को आप कई तरीके से लिख सकते हो। तो स्क्रिप्ट बस इतनी ही थी, एक सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जब अशोकन इंस्क्रिप्शन निकलकर बाहर आए थे तो कौन कौन सी स्क्रिप्ट थी और कितनी थी। पहला तो ये है कि 4 थी, ठीक है, इसको याद रखना, अभी बता दूंगा कैसे करोगे। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमैक और ग्रीक, 4 स्क्रिप्ट थी, ठीक है। जितने भी इंस्क्रिप्शन निकले थे उन सब में 4 स्क्रिप्ट का यूज हुआ था। और जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, प्राकृत। और ये ढूंढकर किसने निकाली थी, मतलब डिसाइफर किसने की थी, पढ़ के किसने बताई थी, उसका नाम बता रहा हूं। उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। अब एग्जाम में ना भूल जाओ, तो इससे याद रखना कि लैंग्वेज थी कौन सी, इन ये चारों हैं स्क्रिप्ट। बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज फ्यूचर स्क्रिप्ट के ऊपर टिक मार आते हैं, तो ऐसा मत करना। पी से प्राकृत और पी से ही प्रिंसेप, तो इससे करके इसको याद रख लेना, ठीक है। लाल वाले से मार्क कर देता हूं इसको।
पी से प्राकृत और पी से ही क्या थी, प्रिंसेप। प्रिंसेप कौन थे, जेम्स प्रिंसेप कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले इसको पढ़ा था। और स्क्रिप्ट कौन सी स्क्रिप्ट में पढ़ा था उस टाइम पे, जो स्क्रिप्ट जो जिस स्क्रिप्ट में प्राकृत लिखी थी वो कौन सी थी, ब्राह्मी। ठीक, तो ये तो थी स्क्रिप्ट। हमने अब तक क्या पढ़ लिया कि 4 डायमेंशन होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन। सोर्सेज के बारे में आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, फॉरेनर, 3 तरह के सोर्सेज जो मेनली हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ये देखा कि हिस्ट्री में जो इंस्क्रिप्शन राइटिंग थी, भाई किसने शुरू किसने किए थे, सोर्सेज तो होते हैं लेकिन शुरुआत किसने की थी, तो इंस्क्रिप्शन राइटिंग शुरू की थी अशोक ने। अशोक कौन थे, मौर्यन किंग थे। कितने तरीके के इंस्क्रिप्शन थे, पिलर के ऊपर, खंबे के ऊपर, चट्टानों के ऊपर, केव्स के ऊपर। ये भी 2 तरीके के होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर और माइनर कैसे होते हैं, जितना बड़ा टेक्स्ट वो मेजर, छोटा है तो माइनर। भाषा कौन सी यूज हुई हमने ये पढ़ लिया, ये मॉडर्न किंगडम हम आगे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और स्क्रिप्ट कितनी थी, 4 थी। सबसे पहले डिसाइफर किसने की थी, जेम्स प्रिंसेप ने। पी से प्रिंसेप, पी से प्राकृत, और स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने सारी की सारी पढ़ी हैं। अब इसके आगे वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आईवीसी के बाद आता है आपका वैदिक कल्चर। ये एक इंट्रो देना ज़रूरी था कि हिस्ट्री को हम पढ़ते कैसे, समझते कैसे हैं। तो इसके आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने पढ़ा कि हिस्ट्री की डायमेंशन क्या होती हैं, सोर्सेज क्या होते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे कैसे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो अगला पार्ट है वो कौन सा है, वैदिक कल्चर। दोस्तों जो अब तक का आपको पढ़ाया है ना, उसमें यार कुछ रटने वाला नहीं है। सिंपल एक बार अगर रीड भी मार लोगे ना तो आराम से याद हो जाएगा, और जहां पर जरूरी होगा वहां आपको ऑटोमेटिकली मैं अपने आप ही ट्रिक बता दूंगा। तो वैदिक कल्चर के बारे में हम बात करते हैं। देखो वैदिक कल्चर किससे रिलेटेड है, आर्यंस से। आर्यंस जो थे ना, वो कहा जाता है कि वो कहीं से माइग्रेट होकर आए थे। तो कुछ लोगों का कहना था कि वो माइग्रेट होकर जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, कुछ का कहना था कि सेंट्रल एशिया से आए हैं। जो सेंट्रल एशिया वाली थ्योरी थी वो किसने दी थी कि आर्यन सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए, वो किसने कहा था, मैक्स मूलर ने। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, लेकिन इसको सिंपल रीड मारना है, इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है कि मैं आपको वो सब घोल कर पिलाऊं। लेकिन जरूरत नहीं है यार, सिंपल एक बार रीडिंग भी दोगे ना तो ये याद हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्यन सेंट्रल एशिया से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, ये बात किसने कही थी, मैक्स मूलर ने। खत्म, कुछ है नहीं। और जिस टाइम पे देखो, जब आप एग्जाम के लिए रिवाइज करोगे ना, तो कोशिश करना अपना जितना टाइम आप बचा सको वो बचाना। रिवीजन कैसे करोगे यार, एक बार पढ़ लिया कि ठीक है सेंट्रल एशियन थ्योरी जो थी वो मैक्स मूलर ने कही थी कि वहां से आए थे, तो उस चीज को बार बार मत पढ़ना। रिवीजन के टाइम पे सिर्फ वही चीज पढ़ना जो आपको याद नहीं आ रही या आप भूल रहे हो। वैसे तो अगर ध्यान से सुनोगे तो इसमें से कुछ भी नहीं भूलोगे, बट जब आप फाइनल रिवीजन मार रहे होगे या जब कर रहे होगे तो ये सब मत पढ़ना। मतलब एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको ये याद रह जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको याद रह जाएगा, ये कॉपी पेस्ट हो चुका है आपके दिमाग में, आप भूलोगे नहीं। बट जब रिवाइज करोगे ना एग्जाम के लिए, तो ये सब मत पढ़ना, सिर्फ वही चीजों को पढ़ना जो आप भूल रहे हो। जैसे फोल्ड कर लेना, पढ़ते वक्त क्या होगा कि कई चीजें आपको याद नहीं होंगी, तो उन्हें फोल्ड करके रख लेना कि एग्जाम के टाइम में बस ये पढ़ के जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि यूरोप और आर्टिक एरिया से जो थे आर्यंस माइग्रेट होकर आए थे। तो ये बात किसने कही थी, बाल गंगाधर तिलक ने। सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो आर्यंस कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, ये किसने कहा था, मैक्स मूलर ने। यूरोप और आर्टिक रीजन से आए थे, ये किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जैसे क्या होता है कि आर्टिक होम ऑफ वेदास ये किताब किसने लिख के दी थी। सिंपल सी बात है, ऊपर बताया कि यूरोप और आर्टिक वाला जो रिलेशन था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया था। लाल बाल पाल, याद रखना, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम इनके बारे में। तो ये आर्टिक होम ऑफ वेदास ये किसने लिखी थी, सिंपल मैक्स मूलर ने तो लिखी नहीं थी, और 2 ऑप्शन और दिए होंगे वो भी नहीं होंगे, सिंपल एक ही ऑप्शन होगा कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि इस चीज को प्रूफ भी तो करना था, हिस्ट्री में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी ने खंबे के ऊपर कुछ चुनवा दिया
या रॉक पहाड़ के ऊपर कुछ लिखवा दिया, तो वहाँ से एक कंक्रीट एविडेंस मिल जाता है कि हाँ यार उस टाइम पे जो राजा महाराजा होंगे उन्होंने लिखवाया, तो मतलब ये सब हुआ था, हमारे पास एक प्रूफ हो जाता है। तो ऐसा ही एक प्रूफ मिला, और वो प्रूफ क्या था? बोगस कई इंस्क्रिप्शन। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बोगस कई इंस्क्रिप्शन के बारे में, या नेम द इंस्क्रिप्शन, उस इंस्क्रिप्शन का नाम बताओ जहां से हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि आर्यंस जो थे वो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर आए थे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अस दैट आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, और विच इंस्क्रिप्शन प्रूव्स द सेंट्रल एशियन थ्योरी दैट वॉज होमलैंड ऑफ आर्यंस। मतलब आर्यन का जो घर था वो ये लोग कहां से माइग्रेट होके आए थे, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो बोगस कई इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, और ये है कहां पर? एशिया माइनर या फिर टर्की में, वहां पर ये मिला। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि ये जो आर्यंस जो थे, देखो माइग्रेट होके आए थे सेंट्रल एशिया से, ये मैक्स मूलर ने कहा था, लेकिन ये प्रूफ कैसे होता है? बोगस कई इंस्क्रिप्शन से। लेकिन वो कैसे प्रूफ हुआ कि ये लोग यहाँ मतलब इसका रिलेशन आर्यंस का इनके साथ था? जब इंस्क्रिप्शन को पढ़ा गया, डिसाइफर किया गया, तो उसमें 4 देवताओं के नाम निकल के आए। पहला कौन था? इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा मित्र, और चौथा नसत्यास। तो जब इन देवताओं का नाम निकल कर आया ना, तो हमको यकीन हुआ कि जो सेंट्रल एशिया की जो थ्योरी है कि हाँ आर्यंस और इनका कोई लेना देना है, वो इस चीज से प्रूफ हुआ। मतलब हिस्ट्री को प्रूफ करने के लिए या कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। वो एविडेंस क्या था? इंस्क्रिप्शन था, मतलब किसी ने चुनवाया था। क्या नाम था उस इंस्क्रिप्शन का? बोगस कई। और वो था कहां पर, कौन सी जगह पे मिला था? एशिया माइनर, टर्की में मिला था। उससे हमें पता चला कि 4 देवताओं के नाम निकल कर आए, और यहां से ये बात प्रूफ हो गई कि आर्यंस का सेंट्रल एशिया से लेना देना था। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपने इसके आगे की मतलब इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं, और आगे वाली आपको अच्छे से समझ में आए, तो आई बटन में मैंने पहले ही दे दिया था, और डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो एक बार उनको ध्यान से जाकर सुन लेना। उनमें मैंने बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, इसमें कुछ बताने का था नहीं है ट्रिक, मतलब आप रीड करके भी कर सकते हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम रटें, कम से कम दिमाग में याद रखें या स्टोर करें। उससे होगा क्या कि देखो, अगर आप एक चीज़ पहले ही भरी है, उसमें और भरे जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ उतनी ही काम की चीज़ रखो ना जो आपके काम आए। जो चीज़ रीड करके याद हो सकती है उसे रटने की, उसके लिए आपको ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे वाली वीडियो में वैदिक कल्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम ऋग वैदिक जो पीरियड है वो पढ़ेंगे, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, चारों वेदों के बारे में पढ़ेंगे, वेदांगों के बारे में पढ़ेंगे, वेद के जो अंग होते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ई कक्षा एजुकेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, और जितने कमेंट हो सके ना लिखो। नहीं आता कुछ भी समझ में तो बताओ, लेकिन आ जाएगा समझ में, और कमेंट जरूर करा करो। इससे हमें पता चलता रहता कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और मुझे पता है कि हिस्ट्री की वीडियो काफ़ी टाइम बाद आई है, लेकिन यार देखो, जैसा आपको हम यहाँ पर दिखते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ होता है, तो उसको भी मेंटेन करना होता है, फिर ई कक्षा का भी काम करना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है, सब कुछ करना होता है। तो थोड़ा सा टाइम दो, एक चैनल को ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो ई कक्षा को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कभी नहीं भूलोगे। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।